आप देख रहे हैं मोहब्बत का सफर भाग 2। बाजार में आए हुए दोनों को 1 घंटा हो गया था, लेकिन अब तक कुछ ही चीजें खरीद पाए थे। तभी मानवी की नजर पानीपुरी के स्टॉल पर पड़ी। उसे भूख भी बड़ी जोर से लग रही थी, तो उसने गीत को बिना देखे ही कहा, गीत चलो। गीत पास से ही एक दुकान में अपने लिए कपड़े देख रही थी, तो मानवी की बातों पर ध्यान नहीं दे पाई और मानवी को भी लगा कि गीत आ जाएगी। ये सोचकर वो आगे बढ़ गई। मानवी स्टॉल के पास पहुंचकर पानीपुरी वाले से बोली, भैया मेरे लिए तीखा और चटपटा पानीपुरी बनाइए और हाँ, मीठा चटनी मत डालिएगा। पानीपुरी वाले ने हाँ में सर हिलाया और अपना काम करने लगा। वहीं पास में 2-3 लड़के खड़े थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक नंबर के लफंगे बदमाश हैं। जब उनमें से एक लड़के की नजर मनु पर गई, तो उसने अपने दोस्तों से कहा, यार उधर देखो, क्या कमाल की आइटम है, चलो चलते हैं। कहते हुए तीनों दोस्त मानवी के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। यार क्या कड़क चीज दिखाई है तूने, उनमें से एक दूसरे लड़के ने बेशर्मी से मानवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। तीसरे ने तो हद ही कर दी। वो मानवी के एकदम करीब से गुजरते हुए उसके कंधे से अपना कंधा टकराकर आगे आकर खड़ा हो गया। मानवी जो कब से उन लोगों की हरकतों को नजरअंदाज कर रही थी, उसने गुस्से से घूरते हुए कहा, अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते? आंखें लगी है ना बटेर जैसी, तो इसका इस्तेमाल करना सीखो। तीसरे लड़के ने मानवी को हवस भरी नजरों से देखते हुए कहा, देख ही तो रही है बेबी डॉल। कहते हुए उसके करीब आने लगा। उसके साथ उसके दोस्तों के कदम भी मानवी की तरफ बढ़ने लगे। मानवी डर गई, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए बोली, देखो मेरे पास मत आना, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। मानवी गुस्से और डर से मिले जुले भाव से बोली, तो वो लड़की गंदी हंसी हंसते हुए मानवी के पास आ गई। लड़की ने जैसे उसका दुपट्टा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी किसी ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मानवी ने जब पैसे उठाकर सामने देखा तो गीत थी, इसलिए लड़के का कसकर हाथ पकड़ा हुआ था। मानवी की आंखों में नमी तैर गई। वो जल्दी से जाकर गीत का हाथ पकड़कर पीछे हो गई। गीत आंखों में गुस्सा लिए उन लड़कों को घूरने लगी। उनमें से एक लड़के ने गीत का मजाक बनाते हुए कहा, देखो तो एक और नाजुक कली हमें रोकने की हिम्मत कर रही है। तभी तड़ाक की आवाज आई। उस लड़के ने जब सामने देखा तो दर्द से बिलबिला उठा, क्योंकि गीत ने उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी थी। मरोड़ना क्या, तोड़ दिया था। गीत ने जमकर एक लात उसके पेट पर मारी, जिससे वो लड़का पीछे जा गिरा। तभी दूसरा लड़का गीत को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही गीत आगे आई और उसका सर पकड़कर आगे दीवार पर दे मारी। लड़का दर्द से तिलमिला उठा। अपने दोनों साथियों की हालत देखकर पहले लड़के की पैंट गीली हो गई और वो डरकर भागने लगा कि एक हवलदार ने उसकी कॉलर पकड़ ली। गीत ने अब तक एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला था। यही बात मानवी को खटक रही थी। इस तमाशे की वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई थी। गीत ने जमकर सुताई की थी। उनमें से किसी ने पुलिस पे रिपोर्ट भी कर दी थी, जिससे पुलिस वाले उन लड़कों को पकड़कर ले गई। गीत जब पीछे पलटी तो देखा एक लड़का मानवी की तरफ बढ़ रहा है। उसने अपनी चाल तेज की और शख्स के पीछे पहुंचकर खड़ी होकर उसके कंधे पर टैप किया। वो लड़का जैसे ही पीछे पलटा, गीत ने खींचकर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और जैसे ही दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लड़के ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। गीत अपना हाथ छुड़ाने को छिटपटाने लगी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, इससे गीत छुड़ा ही नहीं पाई। गीत ने दांत पीसते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरा। लड़का जो बेहद गुस्से में था, उसने जबड़े खींचते हुए उसके हाथों पर पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? गीत ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को छेड़ने की? तुम्हें क्या लगा वो अकेली है तो कुछ भी कर लोगे? अरे मेरे रहते उसे हाथ तो लगाओ, तुम्हारा हाथ तोड़कर रख दूंगी, समझे? कहते हुए गीत ने अपना हाथ एकदम से छुड़ाया और पलटकर लड़के का हाथ मरोड़ते हुए उसके पेट से लगा दिया। लड़का असमझ की स्थिति में गीत को देखने लगा। मानवी जो कब से हैरान परेशान खड़ी थी, उसने आगे आकर गीत से कहा, गीत हाथ छोड़ो उनका। वो गीत मानवी की बात काटते हुए बोली, बनू तुम पागल हो गई हो क्या? देखो इन जैसे लुच्चे लफंगे आवारा लड़कों के सामने तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मानवी, लेकिन गीत मैंने कहा ना तुम चुप रहो, इसी में तो मैं देख लूंगी। मानवी चिल्लाकर, भाई है गीत आसपास नजरें घुमाते हुए, कहाँ है? मानवी, जिसका हाथ तुमने पकड़ रखा है वो मेरे भाई है। गीत आंखें बड़ी करते हुए, क्या ये तुम्हारे भाई है? मानवी ने हाँ में सर हिला दिया तो गीत अचकचा गई। गीत और मानवी आपस में बातें कर रही थी कि चंद्रादित्य ने अपना हाथ छुड़ाया और वहां लगी भीड़ को देखकर गुस्से से कहा, मुझकी मूवी खत्म हो गई है, अब जाइए सब लोग। फिर मानवी की तरफ पलटते गुस्से से चुपचाप मेरे साथ घर चलो। कहते हुए बिना कोई बात सुने आगे बढ़ गया। मानवी और गीत भी चंद्रादित्य के पीछे हो लिए। चंद्रादित्य के पीछे चलते हुए गीत ने मानवी से कहा,
तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं वहाँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। ऊपर से ये जगह मेरे लिए नहीं है, यहाँ की गलियां और सड़कों का कुछ पता नहीं। वो तो एक अंकल की बात सुनी कि कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं। मैं कितना डर गई थी तुम्हारे लिए। शादी हो रही है तुम्हारी, अब तो मैच्योर हो जाओ यार। और सोचो अगर मैं नहीं आती तो। ऐसे लापरवाह नहीं होते मनु, इतने प्यार और अपनेपन से समझाते हुए कहा। मानवी ने मासूमियत से कहा, तो वो मुझे पानीपुरी की स्टॉल नजर आ गई तो चली गई। तुम्हें मैं भूल गई कि तुम भी मेरे साथ हो। फिर लड़कों ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मनु अपने कान पकड़ती हुई बोली, केतु से गले लगाते हुए, कोई बात नहीं, तुम समझ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अब मुस्कुराते हुए गीत को से गुदगुदी करने लगी तो मनु खिलखिलाकर हंस पड़ी। आगे चलते चंद्रादित्य ने जब आवाज सुनी तो पीछे पलट कर देखा और दोनों को हंसते हुए देखकर कहा, अब यही रहना है क्या तुम लोगों को? चुपचाप चलो मेरे साथ, मुंह के बिना एक आवाज निकाली। कहते हुए चंद्रादित्य पलटकर आगे आगे चलने लगा। दरअसल चंद्रादित्य जो किसी काम से बाजार आया था, उसने देखा एक लड़की 3 लड़कों को बुरी तरीके से पीट रही है, जैसे आज उन लोगों की जान लेकर ही मानेगी। चंद्रादित्य ने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन भीड़ के अंदर जाते हुए उसे मनु दिखाई थी जो रो रही थी। चंद्रादित्य ने जब उसे रोते देखा तो परेशान हो गया और उसके पास पूछने के लिए जाने लगा। जैसे ही वो मानवी के करीब पहुंचे तभी किसी ने उसके कंधे पर टैप किया। जब वो पीछे मुड़ा तो किसी ने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा, सामने खड़ी लड़की उस पर दोबारा हाथ उठाने को हुई तो उसने हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने उस लड़की की आंखों में देखा, एक पल के लिए उसे गीत की याद आ गई जब कल रात उसने गीत को अपनी बाहों में लिया था। चंद्रादित्य सोचने लगा, क्या ये वही गीत है या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? उसके कंधे तब टूटे जब सामने खड़ी लड़की ने उसे लुच्चा लफंगा कहा। गीत चंद्रादित्य को घूरते हुए मानवी से बोली, तुम फिक्र मत करो, ऐसे लुच्चे लफंगों के सामने तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मनु। चंद्रादित्य ने जब अपने लिए लुच्चा लफंगा शब्द सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने जबड़े भींच लिए। उसने गीत की तरफ देखते हुए जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला तभी मानवी बोल पड़ी, गीतू भाई। गीत शब्द आते चंद्रादित्य अपलक उसे देखने लगा। तभी उसने भीड़ की तरफ देखा और गुस्से से मनु से कहा, चुपचाप मेरे साथ घर चलो। कहते हुए चंद्रादित्य आगे बढ़ गया जहां उसकी बुलेट खड़ी थी। सिंह सदन। तीनों जैसे ही घर पहुंचे, मानवी ने मीना जी को आंगन में बैठे देखा तो दौड़ के उनकी गली लगकर रोने लगी। अचानक मानवी को रोता देख मीना जी का मन अनजाने डर से भर गया। उसने चंद्रादित्य की तरफ देखा जो गुस्से में लग रहा था। आदि, कुछ हुआ है क्या? बेटा और मनु ऐसे क्या रो रही है? और तुम इतने जल्दी घर कैसे आ गए? मीना जी ने बेचैनी से कहा। सब घर वाले आकर हॉल में जमा हो गए। बलराज और हेमंत जी को तो कुछ समझ में नहीं आया। बलराज जी ने कहा, क्या बात है मीना जी, मनु को क्या हुआ? मीना जी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, मैं भी यही जानना चाहती हूँ, आखिर हुआ क्या है? और आदि, कुछ बोलो ना बेटा। आदि ने एक तरह गीत को देखते हुए कहा, आप मनु से ही पूछो अम्मा। और इस लड़की, गीत की तरफ इशारा करते हुए, जिसे तमीज नाम की चीज नहीं। हेमंत जी ने गीत के पास जाकर पूछा, बेटा क्या हुआ? बाजार में गीत चंद्रादित्य को देखते हुए, ये तो आप इन तमीज वाले अंकल से ही पूछो डैड, कहते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई। हेमंत जी उसे पुकारते रह गए लेकिन गीत नहीं रुकी। बलराज जी ने मनु के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मनु बेटा क्या हुआ है, बताओ मुझे। बोलो बच्ची। मानवी ने अपने आंसू साफ करते हुए बाजार में हुई घटना और गीत का उसको बचाने से लेकर गुंडा समझकर गीत का चंद्रादित्य पर हाथ उठाना भी बता दिया। कैसे वो गीत को छोड़कर पानी पूरी खाने गई और वहाँ खड़े 3 लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे। पूरी बात बताकर मानवी चुप हो गई। उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ। पर राज जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत है। आगे से ध्यान रखना बच्ची। मनु ने हाँ में सर हिला दिया। हेमंत जी ने मनु के पास आकर कहा, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोबारा दोषी मत ठहराना। वैसे भी कहते हैं ना, गलती तो हमें सही सीख देने के लिए होती है। अगर गलती नहीं करेंगे तो कोई चीज सही है या गलत हमें कैसे पता चलेगा? फिर चंद्रादित्य के सामने जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, चंद्रादित्य बेटा, गीत की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो गुस्से में कुछ भी कर जाती है, उसे माफ कर देना। ऐसे आपके ऊपर उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चंद्रादित्य उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? गलती वैसे गीत की भी नहीं है, उसने तो मुझ पर जाने अनजाने में हाथ उठा दिया। उसे लगा मैं मनु को नुकसान पहुँचाने जा रहा हूँ, तभी उसने ऐसा किया। आप माफी मत मांगिए, माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बड़े हैं और बड़ों के हाथ हमेशा छोटों का आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। हेमंत जी चंद्रादित्य की बातें सुनकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने बलराज जी से कहा, बलराज देख रहे हो तुम्हारे बेटे को, हमें तो इसमें तुम्हारे जवानी के दिन नजर आ रहे हैं। बलराज जी ने कहा, बेटा मेरा है तो मेरी जैसा ही रहेगा ना।
उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा पड़े। सब बातों में लग गए तो चंद्रादित्य ने ऊपर की तरफ देखा और कुछ सोचकर अपनी जगह से उठकर ऊपर जाने लगा। तो बलराज जी ने कहा, आदि बेटा। जी पापा, कल फ्री हो क्या? आप बोलिए ना पापा, कुछ काम है तो। मैं कह रहा था कि कल सुबह हेमंत और गीत बेटा को अस्सी घाट घुमा कर ले आओ। चंद्रादित्य सोचने लगा कि करे तो क्या करे। तभी हेमंत जी ने कहा, बेटा अगर तुम्हें काम है तो तुम चले जाना, हम किसी और दिन घूम लेंगे। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आप सुबह तैयार हो जाइएगा, फिर अपने पापा की तरफ होते हुए, पापा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कुछ काम होगा तो आवाज लगा लीजिएगा। कहते हुए ऊपर चला गया। चंद्रादित्य अपनी उदयपुर में उलझे हुए चलने लगा। देखने से तो नहीं लगती कि अकेले इतने लोगों से लड़ लेगी। ऐसी क्या बात होगी जो उन लड़कों को बेरहमी से बांध रही थी? क्या सिर्फ मनु को छेड़ा इसलिए? लेकिन वजह कुछ और ही लग रही थी। कुछ तो बात है, पता लगाना होगा। सोचते हुए अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसके कदम मनु के कमरे के सामने ठहर गए। गीत कमरे की खिड़की के पास बैठे बाहर की तरफ देख रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। जब कोई आवाज नहीं आई तो गीत ने मुड़कर देखा। बाहर चंद्रादित्य था। उसे गीत ने देखकर अपना मुंह घुमा लिया। चंद्रादित्य सकुचाते हुए बाहर ही खड़ा रहा तो गीत उसे देखने लगी। उसके सकुचाते चेहरे को देख गीत के होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। पहले किसी लड़के के रूम में नहीं गए क्या, जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं पंडित जी? चंद्रादित्य से सुना तो उसे घूरकर देखते हुए कहा, जी नहीं, और ये रूम मेरी बहन का है, लेकिन उस पे आप रहती हैं, तो ऐसे कैसे मैं चला आता? मुझे अपनी मर्यादा पता है, और किसी भी लड़के के रूम में अकेले लड़के का जाना ठीक नहीं होता। गीत ने उसे देखा, फिर उठकर उसके सामने खड़ी हो गई और अपने हाथों को आपस में बांध लिया। फिर बोली, सच में आप किसी लड़की के रूम में नहीं गए क्या? चंद्रादित्य ने अपना सर नामे हिला दिया तो गीत ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बोली, मेरे डैड को मुझ पर पूरा यकीन है, और जहाँ तक मैंने देखा है आपके घर वालों को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप बेझिझक यहाँ आ सकते हैं। उसकी इस हरकत पर चंद्रादित्य उसे घूरने लगा तो गीत अपनी आंखें टिमटिमाते हुए अपनी सफाई में बोली, वो अगर आप उस बारे में उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चंद्रादित्य बोला, मैंने पूछा तुमसे? एक मासूम सी शक्ल बनाकर कहने लगी, वो मुझे लगा आप आगे सुनना चाहते हैं। चंद्रादित्य उसकी मासूम सी शक्ल देखकर एक पल के लिए खोज आ गया। वही गीत खुद से, ये मैंने क्या कर दिया? यह पक्का मुझे मारेगा। मेरा दिल इतने तेजी से क्यों धड़क रहा है? कहीं ये मुझे हार्ट अटैक देने तो नहीं आया? लेकिन किंतु परंतु एक मिनट, हार्ट अटैक आता है, उसे कोई कैसे दे सकता है? ये तू भी ना पागल हो गई है। हाँ, पागल ही तो हो गई हूँ। इनकी आंखें जब भी देखती हूँ तो शरीर में करंट जैसा महसूस होता है। मैं क्यों सही उठती हूँ इनकी मौजूदगी से? हाय, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। गीत ने अपना सर झटका और जैसे ही सामने देखा वो चिल्ला पड़ी। चंद्रादित्य की तंद्रा टूटी, उसी हड़बड़ी में उसका पैर कारपेट में उलझ गया। वो गिरने लगा तो गीत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन खुद सूखी हड्डी जैसी थी। इस बहार जैसे इंसान को कैसे पकड़ पाती? गीत भी चंद्रादित्य के साथ गिर गई। चंद्रादित्य नीचे और गीत उसके ऊपर, दोनों एक दूसरे के एकदम करीब थे। कुछ इंच का फासला था। दोनों के चेहरे बहुत पास थे। गीत का हाथ चंद्रादित्य के सीने पर थी, लेकिन चंद्रादित्य के हाथ नीचे जमीन पर। चंद्रादित्य को गीत की सांसें साफ सुनाई दे रही थी। तभी चंद्रादित्य ने गुस्से में कहा, अब क्या यही जीवन भर आप विश्राम करेंगी राजकुमारी गीतिका जी? गीत छेम गई और उठने को हुई, तभी उसका हाथ फिसल गया और वो दोबारा चंद्रादित्य के सीढ़ी से जा लगी। दोनों की नसें एक दूसरे पर पड़ी तो दोनों का दिल धड़क उठा। चंद्रादित्य बेचारा अपनी सांसें रोके रखा था। कैसे अपने आप को काबू कर रहा था ये तो बस वही जाने। उसने देखा गीत नहीं उठ पा रही है तो उसने कहा, रुको। गीत ने उसकी तरफ देखा तो चंद्रादित्य ने कहा, मैं टच यू? गीत ने उसे सवाल निगाहों से देखा तो चंद्रादित्य ने आगे कहा, मैं तुम्हें साइड करने के लिए कह रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? गीत ने उसकी आंखों में देखा और अपना सर हिलाते हुए कहा। चंद्रादित्य ने अपना एक हाथ गीत की कमर में रखा और दूसरा हाथ उसके सर के पास, फिर पलट गया। अब वो उसके ऊपर था। वो झट से उठ गया और एक नजर गीत को देखते हुए रूम से बाहर चला गया। गीत तो उसके छुअन से ये बर्फ की तरह जम गई थी। एक अलग एहसास से ये रूबरू हुई थी आज वो शायद उसके लिए सुकून भरा था। उसके पूरे जिस्म में खलबली मच गई थी। तभी मनु कमरे में आई और नीचे लेटे गीत को देखकर कहने लगी, तुम नीचे क्यों लेटी हो गीत? गीत हड़बड़ा गई। अब क्या बोले बेचारी, जिसको बचाने के चक्कर में गिर पड़ी है। उसे वो बिना उठाए चला गया। वो छोड़ गया गीत के मन में लाखों सवाल। गीत ने बात बदलते हुए कहा, सच बताना मनु, ये तुम्हारे रियल ब्रदर है या इन्हें अडॉप्ट किया है? रियल ब्रदर है, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चंद्रादित्य अपने रूम में चला आया और सोचने लगा, ये लड़की जितनी मासूम बनती है उतनी है नहीं, बदतमीज। एक बार बोलने लग गई तो रुकने का नाम नहीं लेती। लोगों के सामने क्या बोलना है ये तक समझ नहीं है। और गॉड, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। तभी उसका मोबाइल बजा। हेलो।
सामने से आवाज आई, कहाँ है यार, कब से वेट कर रहा हूँ। चंद्रादित्य तो भूल ही गया था कि वो अपने दोस्त अजय के साथ हॉस्पिटल के लिए कुछ सामान लेने आया था और उसे बिना बताए घर चला आया। हेलो आदि। हाँ वो मैं घर आ गया था, सॉरी बता नहीं पाना। कुछ परेशानी है क्या जो अचानक से घर चला गया? घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आकर बात करता हूँ, तुम हॉस्पिटल पहुँचो। कहते हुए फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद चंद्रादित्य नीचे आया, वो बाहर जाने लगा। मीना जी उसे बाहर जाते हुए देखी तो बोली, आदि कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अजय के साथ कुछ काम से बाजार आया था, शाम को मिलता हूँ माँ। बाय कहते हुए बाहर निकल गया। ये लड़का भी ना। कहते हुए मीना जी मानवीय गीत के रूम में चली गई। गीत वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई और दर्पण के सामने खड़े होते हुए सोचने लगी, क्या हो गया था मुझे? उस परवल के बारे में क्यों सोच रही हूँ? जब भी पास आता है दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती है? इस परवल से जितना दूर रहूंगी मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। गीत ने जब मीना जी को देखा तो झेप गई। गीत अपने मन में, लगता है माँ ने सब सुन लिया, अब वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। मीना जी, बेटा वो थोड़ा गुस्से वाला है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हें आए हुए एक ही दिन हुआ है तभी तुम ऐसे कह रही हो। उसके साथ कुछ समय रहूंगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा बेटा कैसा है। फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए, बेटा तुमने तो आज बनू और हम सब के लिए किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ऊपर वाले से की दुआ से तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हों। माँ आपको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है और अब तो मनु मेरी दोस्त बन गई है तो उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गीत ने सहजता से कहा, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। कहते हुए गीत के माथे को चूम लिया, तभी गीत का मोबाइल बजा। गीत ने देखा रानू का कॉल है तो उसने कट कर दिया। जब फिर से बजा तो मीना जी ने कहा, उठा लो, वैसे भी मैं नीचे जा रही हूँ। जी माँ कहते हुए गीत ने फोन उठा लिया और मीना जी नीचे चली गई। गीत ने मोबाइल कान पर रखा तो रानू गुस्से में, गीत की बच्ची तू मेरा फोन काट क्यों रही थी? वहाँ जाते ही भूल गई मुझे, तुझे मेरी याद भी नहीं आई? कल से एक कॉल तो किया, मैसेज भी नहीं किया, इतनी जल्दी तुझे भूलने की बीमारी लग गई। रानू एक सांस में ही सब बोल गई। तो मुझे बोलने देगी कि मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा तेरे सवाल का जवाब देने के लिए? ट्रेन की रफ्तार भी कम है तेरी जुबान के आगे, और मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस कल थक गई थी इसीलिए कॉल और मैसेज नहीं कर पाई। आज तो हद ही हो गई। आज क्या हुआ? रानू झट से बोली। कुछ नहीं, बस मुंह से निकल गया। रानू, तुम सबसे छुपा सकती हो बेटा, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं। बहुत कमीनी होती है ये बेस्टी जो अपने फ्रेंड के रग रग से वाकिफ होती है। चल अब बता, आज सुबह जो भी हुआ वो सब गीत ने रानू को बता दिया। रानू एक पल को तो चुप रही, फिर ठाके मार के हंस पड़ी। तूने जिस लड़के को उन बदमाशों से बचाया उसी लड़के के भाई को गुंडा समझकर चिपका दिया, और अब तू उसी के लड़के के घर में है। कहते हुए रानू ने फिर से हंसना शुरू कर दिया। तू हंस रही है, मुझे यहाँ टेंशन हो रही है, पता नहीं वो परवर मेरे साथ क्या करेगा। ऐसे घूर के देखता है मुझे कि मेरी डर से हालत पतली होने लगती है। कितने चिढ़कर कहा, रानू तो उसे सॉरी बोल देना। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन उसे भी तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए ना। मैंने उसकी बहन को गुंडों से बचाया, अगर उसने मुझे ही सुना दिया। रानू ने सुना तो ऐसा लगा जैसे अपना सिर दीवार से दीवारें। उसने चिढ़ते हुए कहा, तू तो उस लड़के से थैंक यू सुनने के लिए भिड़ी थी? नहीं यार। हाँ तो फिर उसे जाकर सॉरी बोल देना। हाँ चल ठीक है भाई। ठीक सोचने लगी कि चंद्रादित्य से माफी कैसे मांगे, तभी उसे एक आइडिया आया और उसकी आंखें चमक गई। रानू मोबाइल को देखते हुए एहसान फरामोश करके बिना सुने फोन काट दिया। तुझे तो मिलने के बाद बताऊंगी कि कहते हुए जब पीछे मुड़ी तो किसी से टकरा गई। आउच, मर चुके होंगे ना जो मुझे ऐसी अप्सरा को देख आंखें चुंधिया गई होंगी तुम्हारी। लड़का, एक्सक्यूज मी रानू, मुझे XYZ नहीं खेलना, समझे तुम? लड़के से ना तो रानू को अजीबोगरीब नजरों से देखने लगा। रानू, अब क्या मुंह ताक रहे हो? मैं सच में अप्सरा नहीं हूँ, मगर तुम जरूर देवते की तरह दिख रहे हो, हटो सामने से। कहते हुए रानू चली गई। हॉस्पिटल बनारस। चंद्रादित्य ने अपनी बुलेट को पार्किंग में लगाई, हॉस्पिटल के अंदर चला आया। सब स्टाफ उसे ग्रीट कर रहे थे, तभी चंद्रादित्य के आगे एक लड़की आके रुकी। गोरा रंग, येलो कलर की कुर्ती, उसके ऊपर व्हाइट कलर का कोट, नीचे नीली जीन्स पहने, चेहरे में हल्का सा मेकअप और होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई थी उसने। वो चंद्रादित्य को देखते हुए बोली, आप कहाँ थे? आपको डॉक्टर बजाज ने बुलाया है अपने कैबिन में। मिलकर आता हूँ। कहकर चंद्रादित्य जाने लगा तो लड़की उदास हो गई। चंद्रादित्य आगे बढ़ गया, फिर रुकते हुए, साक्षी जी। चंद्रादित्य उसके पास आते हुए, उदास मत रहा करो, अजय ने कहा है ना घर में बात करेगा, उसे थोड़ा समय दो। कहते हुए एक चॉकलेट उसके हाथों में थमाते हुए चला गया। साक्षी जोर से चिल्लाई, थैंक यू भाई। चंद्रादित्य ने पीछे पलटकर नहीं देखा, लेकिन हाथ हल्के से उठा दिया। साक्षी इतनी जोर से चिल्लाई थी कि आसपास के लोग उसे देखने लगे। साक्षी छींकते हुए वो अपने कैबिन की तरफ चली गई। डॉक्टर बजाज सिंह देखकर चंद्रादित्य का ध्यान उनकी बातों पर नहीं है, तो उन्होंने तेज आवाज में कहा, डॉक्टर।
डॉक्टर बजाज ने उसकी तरफ गौर से देखा तो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, डॉक्टर चंद्रादित्य, आपका ध्यान कहाँ है? मैं कब से देख रहा हूँ आपका ध्यान मेरी बातों में कम कहीं और ज्यादा है। चंद्रादित्य, सॉरी सर। डॉक्टर बजाज, ऑल राइट डॉक्टर चंद्रादित्य, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। आज पहली बार मैंने डिस्टर्ब होते हुए देखा है आपको। आपके जैसे काबिल डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल में नहीं है। आप जिस तरीके से पेशेंट के साथ तालमेल बिठाते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं, प्राउड ऑफ यू। चंद्रादित्य, थैंक यू सर। सर ये सब आपसे ही सीखा है। वैसे अब तो बताओ कौन है वो जिसके कारण डॉक्टर चंद्रादित्य, जो हमारे हॉस्पिटल के स्ट्रिक्ट सख्त डॉक्टर हैं, उन्हें अपने ख्यालों में खोने को मजबूर कर दिया है? डॉक्टर बजाज ने शरारत से कहा। चंद्रादित्य के सामने गीतिका का चेहरा झिलमिला गया। उसने नामे सर हिलाते हुए कहा, नो सर, अभी तक वैसी बनी नहीं कोई जो मुझे अपने ख्यालों में कैद कर सके। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट थी, कल से मेरी बहन की शादी की तैयारी शुरू होने वाली है, 1 हफ्ते की लीव चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर बजाज ने हाँ कहा तो चंद्रादित्य उसके कैबिन से बाहर निकल गया। चंद्रादित्य डॉक्टर बजाज के कैबिन से निकला तभी एक नर्स ने आकर कहा, डॉक्टर जल्दी चलिए, इमरजेंसी है। चंद्रादित्य उसके पीछे चला गया। रात के 11 बजे सब लोग खाना खाकर सो गए थे। मीना जी चंद्रादित्य का इंतजार करते हुए सोफे पर बैठी उबासी ले रही थी। गीत पानी लेने नीचे गई तो मीना जी को सोफे पर सोता देख बोली, माँ आप यहाँ क्यों सो रही हैं? मीना जी मुस्कुराकर, आदि का इंतजार कर रही हूँ बेटा, आने ही वाला होगा। गीत, माँ आप जाकर सो जाओ, जब वो आएंगे तो मैं खाना दे दूंगी। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। मीना जी ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन बेटा तुम? गीत, माँ आप चिंता मत कीजिए। मीना जी उठकर अपने कमरे में चली गई। गीत दरवाजे की तरफ देखते हुए सोफे पर बैठी सोचने लगी, अगर वो आ जाएंगे तो माफी भी मांगूंगी। आधे घंटे बाद चंद्रादित्य आया तो मीना जी की जगह गीत को देख कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि गीत ने कहा, माँ को नींद आ रही थी तो मैंने। गीत की बात सुने बिना ही चंद्रादित्य अपने कमरे में चला गया। फ्रेश होकर नीचे आया तो देखा गीत ने खाना टेबल में लगा दिया था। वो कुर्सी पर बैठ गया। गीत ने खाना उसके प्लेट में परोस दिया। चंद्रादित्य बिना उसकी तरफ देखे खाने लगा। गीत कुछ बोलने को हुई लेकिन रुक गई। उसे समझ में नहीं आया कि कैसे कहे। चंद्रादित्य ने उसे चोरी से देखा, फिर कहा, कुछ कहना है क्या? गीत असमझ सी, हाँ नहीं हाँ। चंद्रादित्य, क्या? गीत एक ही सांस में कह गई, आई एम सॉरी, सुबह के लिए मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच्ची। चंद्रादित्य ने सुना लेकिन कहा कुछ नहीं। गीत उसके बोलने का इंतजार करने लगी लेकिन चंद्रादित्य ने कुछ नहीं कहा। चंद्रादित्य खाना खाकर हाथ धोने चला गया। गीत प्लेट उठाते हुए, सुना नहीं क्या जो मैंने कहा? कितना अकड़ू है, मैंने जानबूझकर तो उस पर हाथ नहीं उठाया, गलती से हो गया। सॉरी भी कहा लेकिन अनसुना कर दिया। क्यों नहीं करेंगे, अपनी अकड़पन जो दिखाना है। चंद्रादित्य ने आते हुए गला खंकार दिया तो गीत पेट उठाकर सीधे किचन में चली गई। गीत मुंह फुलाए ऊपर चली गई तो चंद्रादित्य अपने रूम के बाहर दरवाजे के पास खड़ा था। वो अपने रूम में जाने लगा तो चंद्रादित्य ने कहा, माफी मिलेगी एक शर्त पर, जब आप रोज ऐसे ही खाना के लिए मेरा इंतजार करेंगी। कहते हुए चंद्रादित्य अंदर चला गया। गीत ने मुंह बनाया और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह गीत सुबह उठी तो देखा सब तरफ तैयारी चल रही थी। मेहमान आने लगे थे। कुछ मेहमान तो पहले ही आ गए थे और कुछ शादी के दिन आने वाले थे। वो तैयार होकर नीचे आई तो मानवी जी ने कहा, गीत यहाँ आओ। गीत मानवी जी के पास चली आई। मानवी कुछ महिलाओं की तरफ इशारा करते हुए, गीत ये मेरी सुलोचना मौसी है, ये मम्मी की बुआ, ये मेरी बुआ उपासना बुआ। गीत ने सबको नमस्ते किया तो सब मुस्कुराने लगे। सुलोचना ने गीत को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो। गीत ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी आपसे तो कम हूं ना। गीत के बाद से सब हंस पड़े। वहीं थोड़ी दूर गार्डन में चंद्रादित्य ने जब गीत को हंसते हुए देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। वो एकटक उसे देखने लगा। गीत को अपने ऊपर जब किसी की नजरें महसूस हुई तो वो इधर उधर देखने लगी। जब चंद्रादित्य पर उसकी नजरें पड़ी तो उसने अपनी भवें उचका दी। चंद्रादित्य ने नजरें फिरा दी। ये मुझे क्या हो गया था, मैं उसे क्यों देख रहा था और ये मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई थी? उस दिन की तरह जब मैं उसे उठाकर ऊपर ले गया था। चंद्रादित्य खुद में ही बड़बड़ाया। उसने अपना सर झटका और सामने देखने लगा तो गीत बिना उसकी तरफ देखे होठों पर मुस्कान लिए चली आ रही थी। चंद्रादित्य की नजर उसके ऊपर गई जहाँ पिलर लगाने वाली लोहे की रॉड गिरने वाली थी। उसके नीचे गीत थी जो मुस्कुराते हुए बलराज जी की तरफ चली आ रही थी। चंद्रादित्य दौड़ते हुए गया और गीत को अपनी बाहों में भरकर एक तरफ गिर गया। वो लोहे की रॉड भी नीचे गिर गई। गीत इस अचानक हुए हादसे से घबरा गई और अपनी आंखों को कसकर बंद करते हुए चंद्रादित्य पर पकड़ कस दी। चंद्रादित्य उसे खड़े करते हुए गुस्से में बोला, देखकर नहीं चल सकती तुम? अभी कुछ हो जाता तुम्हें तो? दिमाग नहीं है तो कम से कम पास की चीजों को देख लिया करो।
मेहमान हो तो मेहमान की तरह रहो ना, इधर उधर क्यों फुदक रही हो? जब से आई हो तब से कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। ये चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें डगडगा गई। चंद्रादित्य ने पलटकर टेंट लगाने वाले मैनेजर से कहा, शादी का घर है, लोग आते जाते रहते हैं, देखकर काम क्या करो। अगर ऐसी गलती कभी हुई तो किसी दूसरे के यहाँ जाने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? उसने एक नजर गीत की तरफ देखा और पलटकर घर के अंदर चला गया। मीना जी ने गीत को देखा तो कहा, चिंता मत करो, वो ऐसा ही है, गुस्सा करता है, लेकिन प्रभाव भी उतनी ही करता है। उसकी बातों को दिल से मत लगाना बेटा। बलराज जी ने जब चंद्रादित्य को गीत पर गुस्सा करते देखा तो कहा, आदि बेटा, वो नहीं है, उसी ऊपर से हमारे मेहमान भी, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी पापा कहते हुए अपने कमरे में चला गया। सब खाना खाने के लिए बैठे तो चंद्रादित्य को गीत कहीं नजर नहीं आई। मानवी ने नीचे आते हुए कहा, माँ गीत के लिए खाना दे दीजिए, मैं ऊपर ही ले जाती हूँ। वो नीचे नहीं आ रही, कह रही है कि उसके आने से कुछ न कुछ बुरा हो रहा है, तो वो ऊपर कमरे में ही रहेगी। हेमंत जी, मैं बात करता हूँ। अंकल रहने दीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा, अभी आप खाना खाइए, मैं उसके साथ खाऊंगी ऊपर। कहते हुए मानवी अपने वो गीत के लिए खाना ऊपर ले गई। चंद्रादित्य ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा, उसकी वजह से गीत नीचे नहीं आ रही। ये सुबह की हुई घटना के बाद से नीचे नहीं आई। रात का खाना भी उसने अपने कमरे में ही खाया। दूसरा दिन भी वैसे ही गुजर गया, लेकिन गीत नीचे नहीं आई। सब लोग उससे बात करके देख लिए, लेकिन उसने इस बार अपने डैड की भी नहीं सुनी। आज हल्दी थी, मानवी की सब तैयार होकर गार्डन में चले आए। मानवी के ससुराल से हल्दी आई थी। मानवी बैठी सबको देख रही थी। कितने खुश थे सब और हंसते मुस्कुराते गाना गा रहे थे। गाने की आवाज तो ऊपर बैठे गीत को भी आ रही थी। उसने कभी ऐसे नहीं देखा था, तो उसका मन में भी नीचे जाने की तलब उठ रही थी। लेकिन चंद्रादित्य ने सबके सामने उस पर चिल्लाया था, उसकी वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें फिर भर आई। चंद्रादित्य ने सब तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन गीत कहीं नहीं थी। जब उसने ऊपर उसके कमरे की तरफ देखा तो गीत खिड़की के पास बैठी नीचे देख रही थी। उसकी नजर अपनी ओर देखते चंद्रादित्य पर पड़ी तो उसने खिड़की बंद कर दी। तभी हेमंत जी ने आते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, वो ऐसी ही है, उसे जब आना होगा तो वो आ जाएगी। कहते हुए मेहमानों को देखने चले गए। मानवी ने आकर चंद्रादित्य से कहा, भाई हाँ, गीत हमारी किसी की भी बात नहीं सुन रही, प्लीज आप जाकर कहो ना उसे नीचे आने के लिए। अगर गीत नीचे नहीं आई तो मैं भी हल्दी नहीं लग पाऊंगी। कहते हुए मानवी आगे बढ़ गई। चंद्रादित्य कुछ करता उससे पहले बलराज जी और मीना जी ने आते हुए कहा, बेटा गलती तुम्हारी थी, तुमने सबके सामने उसे डांट दिया, बुरा तो लगेगा ही, जाओ बात कर लो, शायद मान जाए, मैं आता हूँ। कहते हुए अंदर चला गया। गीत ने जैसे खिड़की बंद की, एक हाथ आया और उसका मुंह बंद कर दिया। गीत ने जब सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने चंद्रादित्य खड़ा था। दरवाजे के पास कुछ मेहमान खड़े थे। छुपते हुए आया हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो बातें बनाएंगे, इसीलिए इस तरह आना पड़ा। गीत ने बल्कि चिपकाकर हाँ कहा तो चंद्रादित्य ने अपना हाथ हटा दिया। गीत बिना कुछ बोले जाने लगे तो चंद्रादित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़िए मेरा। चंद्रादित्य उसे अपनी तरफ खींचते हुए, पहले मेरी बात सुनो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। चंद्रादित्य ने उसे कंधों से पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, कल से नीचे क्यों नहीं आई? गीत उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए बोली, मेरी मर्जी, मन नहीं किया था तो नहीं गई। चंद्रादित्य ने उसकी कमर पर अपना हाथ लपेटा और उसे अपने करीब करते हुए धीमी आवाज में कहा, यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। मैंने कहा था ना, माफी तभी मिलेगी जब तुम मेरी बात मानोगी। गीत अपना चेहरा फेरते हुए, आपने ही कहा था जब से यहाँ आई हूँ बुरा ही हो रहा है। आपने ही कहा ना मेहमान हूँ तो मेहमान जैसे रहूं, फिर मेरे ना जाने से कौन सी शादी रुक जाएगी। चंद्रादित्य ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, मेरा कहना इतना मानती हो? गीत ने कुछ नहीं कहा तो चंद्रादित्य ने उसे छोड़ते हुए, सॉरी, ये अच्छा है आपका, सबके सामने डांट कर अकेले में सॉरी बोलकर छुटकारा पालो। चंद्रादित्य ने सुना तो अपने माथे पर हाथ फेरने लगा। तैयार होकर नीचे आओ, सब लोग चाहते हैं मनु की हल्दी में तुम शामिल हो, मगर आप तो नहीं चाहती ना। चंद्रादित्य उसके पास आकर उसकी ठुड्डी ऊपर करके उसे गहरी नजरों से देखने लगा। गीत की आंखें भरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू देख चंद्रादित्य को अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। उसके इस तरह देखने से गीत की नजरें झुक गई। चंद्रादित्य गहरी सांस लेते हुए, 10 मिनट है तुम्हारे पास, तैयार होकर नीचे आ जाओ, कहकर बिना कुछ सुने बाहर निकल गया। गीत उसके सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करके मुस्कुरा उठी। वो उसकी बातों को नकार नहीं पाई। जितने हक से वो कहकर गया था, गीत भरी आंखों के साथ एक बार फिर मुस्कुरा उठी। अकड़ू कहते हुए वो तैयार होने लगी। मीना जी मनु को हल्दी लगाने को हुई तभी मनु ने कहा, माँ गीत। मीना जी ने ऊपर की तरफ देखा, खिड़की बंद थी। बेटा किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। सुलोचना मौसी ने कहा, सामने देखो तो जीजी। सबकी निगाहें सामने टिक गई, जहाँ गीत बालों को खुला छोड़े येलो कलर की साड़ी पहने आ रही थी। सिंपल तरीके से तैयार हुई गीत सबकी होंठों पर मुस्कान बिखेरते हुए चली आ रही थी। इस बात से अनजान के किसी की धड़कनें उसे देख बेकाबू होने लगी है। गीत मानवी के पास आते हुए
क्या हुआ बेबी, हो गई ना क्लीन बोल्ड, कहते हुए अपनी एक आंख दबा दी, फिर मुस्कुराते हुए गाने लगी। बन्नी हमारी चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा, बन्नी हमारी चंदा का टुकड़ा, फूलों जैसी है बन्नी का मुखड़ा, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। गीत को डांस करते देख सब उसके साथ नाचने लगी। गीत की मुस्कुराहट किसी को इतनी भा रही थी कि उसकी नजर एक पल भी गीत से हटी नहीं। वो मानवी को अपने साथ नाचते हुए आगे गाने लगी। एक के बाद एक सभी मानवी को हल्दी लगाने लगे, पर राज्य और मीना जी की आंखें नम जरूर हो गई थी, लेकिन मानवी को मुस्कुराता देख वो भी खुश थी। सब खुशी से झूम रहे थे। चंद्रादित्य ने मानवी को हल्दी लगाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, हमेशा मुस्कुराती रहना। मानवी की आंखें भर आई। चंद्रादित्य ने उसे गले से लगा लिया और वहां से उठकर नीचे चला गया। देखते देखकर चंद्रादित्य की आंखें लाल हैं। फिर मानवी को रोते देख उसके पास आकर हल्दी लगाते हुए बोली, हमेशा खुश रहना, लेकिन जीजा जी को कम ही सताना, कहते हुए उसे गले से लगा लिया। मानवी रोते हुए मुस्कुरा उठी। चंद्रादित्य अपने रूम में चला गया। आखिर था तो एक भाई अपनी बहन को ऐसे रोता देख उसकी भी आंखें भर आई थी। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा खुला है, उसने अंदर से ही कहा। फिर से नॉक हुआ तो चंद्रादित्य ने पीछे पलटकर देखकर सामने गीत खड़ी थी। कुछ काम था आपसे। चंद्रादित्य अपनी पीठ गीत की तरफ करते हुए बोलो। गीत उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और बोली, रोने से कोई कमजोर नहीं होता, इंसान को कभी कभी रो लेना चाहिए, कहते हैं रोने से दिल हल्का हो जाता है। चंद्रादित्य ने सुना तो मुस्कुरा उठा। वो अपनी मुस्कान छुपाते हुए बोला, अच्छा ऐसा है तो मैंने कभी नहीं सुना, वैसे किसने कहा है ये? गीत, अरे द ग्रेट गीतिका ने कहा है। अब चंद्रादित्य कुछ नहीं बोला तो गीत अपने हाथ में लाए हल्दी को हल्के से दोनों हाथों में मलते हुए पैरों के पंजे के बल खड़ी हो गई। वो जैसे ही चंद्रादित्य के गालों में हल्दी लगाकर भागने को पलटी, चंद्रादित्य ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब कर लिया। सब इतनी जल्दी हुआ कि गीत कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बाहर से गुजरते हुए स्लोचना की आवाज आई, जिसे सुनकर चंद्रादित्य ने हल्के से दरवाजे को बंद करते हुए कहा, हल्दी लगाने से पहले ये तो सोच रही थी कि लगा किसे रही हो। गीत तसमसाते हुए, छोड़िए मुझे। चंद्रादित्य उसके बंद घनी पलकों को देखते हुए, अपनी आंखें खोलो। गीत ने अपनी आंखें और कस के बंद कर ली। चंद्रादित्य ने उसे देखा और अपने गालों पर लगी हल्दी को गीत के गालों पर रगड़ते हुए बोला, अब की बार सोच समझ कर लगाना, मैं दोगुना लौटाने वालों में से हूँ। कहते हुए गीत को छोड़ दिया, बाथरूम में चला गया। गीत ने दरवाजा बंद होने की आवाज से अपनी आंखें खोली। कि तूने खुद कुल्हाड़ी पे पैर मारी थी ना, अब भुगत। इनकी तो आंखें भी चार हैं। गीत पीछे भी दिखता है, दूर है ना तो इससे। गीत जाने लगी तभी से चंद्रादित्य की आवाज आई, सुनो टॉवल देना। गीत ने कुछ सोचा, मुस्कुराते हुए टॉवल लेकर बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। चंद्रादित्य, सुनो। गीत अपनी मुस्कान छुपाते हुए, जी ये लीजिए। चंद्रादित्य ने टॉवल की जगह उसकी कलाई पकड़ ली तो गीत बोली, अरे माँ हम आ ही रहे थे। चंद्रादित्य ने जैसे ही गीत के मुंह से सुना माँ, वो झट से हाथ छोड़कर दरवाजा बंद कर दिया और गीत अपने होठों पर रहस्यमय मुस्कान सजाए गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। चंद्रादित्य चेहरा पोंछते हुए बाहर चला आया। अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो सामने से आईने के सामने चला गया। आईने में अपना चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। गुस्से में गरजते हुए चंद्रादित्य ने कहा, तुम्हारी तो जारी है।